हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पर। आज हम 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 7 हिस्ट्री का महिलाएं जाति एवं सुधार पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसमें देखेंगे कि पहले के टाइम में जो महिलाएं होती थी उनके बारे में लोगों की क्या सोच थी और फिर बाद में किस तरीके से उनमें सुधार किया गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्य वर्गीय परिवार की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानून ने शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती हैं। देखिए, इसमें जो बताया गया ये आजकल का है कि आजकल के टाइम में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सब किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि 200 साल पहले जो हालात थे बहुत अलग थे। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह से स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। ठीक है, सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तथा महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो जल्दी विधवा हो जाएगी। देखिए, किसी के विधवा होने से, पढ़े लिखे होने से क्या मतलब है। ठीक है, ये लोगों की सोच थी कि अगर औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो जल्दी विधवा हो जाएंगी। ठीक है, और जो महिलाओं के जो अधिकार थे वो बहुत ही सीमित थे। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार तो महिलाओं को था ही नहीं। देखिए, जो इसमें आपको बताया गया सती प्रथा, आपने सुना होगा ना कि सती प्रथा क्या होता है। सती का अर्थ होता है कि सदाचारी महिला। ठीक है, समाज में सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुमार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिर में प्रवेश करने, सस्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे, कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, यानी कि जो ये लोगों की जो सोच थी किस तरीके से इनमें अंतर आया। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में थी, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, जो किताबें और जो अखबार होते थे, ठीक है, और जो पत्रिकाएं होती थी, लोग बाग उनको पढ़ रहे थे, इसलिए जो परिवर्तन है वो आ रहे थे। ठीक है, लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी।
इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से होती थी। राजा राममोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, देखिए जो राजा राममोहन राय थे, राजा राममोहन राय ने, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय तो जैसे ये समाज सुधारक थे, इसको सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानते थे कि समाज के अंदर परिवर्तन लाना और जो अन्यायपूर्ण तौर तरीके हैं इनसे छुटकारा पाना जरूरी है। ठीक है, उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ठीक है, जो राजा राममोहन राय थे वो परिवर्तन चाह रहे थे कि समाज के अंदर परिवर्तन आए, और उन्होंने इसके बारे में बहुत बार लिखा भी है। ठीक है, कि लोगों की महिलाओं को किस तरीके से घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था और जो उनकी दुनिया थी वो सिर्फ रसोई तक ही सीमित थी, पढ़ने लिखने को दिया ही नहीं जाता था। नेक्स्ट है विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। राममोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। ठीक है, देखिए जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने ये सिद्ध किया करने का प्रयास किया था कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है, उन ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाओं को जलाया जाना चाहिए। ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राममोहन राय के विचारों और को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो सती प्रथा है उसको पूर्ण रूप से कब पाबंदी लगाई गई थी, तो ये थी 1829 में। ठीक है, और किसने लगवाई थी? राजा राममोहन राय ने। राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। ये देख रहे हो, ये कुंडों पर झूलने का त्योहार। देखिए यहाँ पे जो लोग बाग है ना, अपनी स्किन के अंदर लोहे का कुंडा फंसा के फिर झूलते थे। ठीक है, और ये इस तरीके से जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको बर्बरता कहकर इसकी आलोचना शुरू करी थी। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित कर दिया। ठीक है, देखिए जो सती प्रथा थी, सती प्रथा को तो राजा राममोहन राय ने खत्म किया था और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, उन्होंने 1856 में कानून भी पारित कराया था। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेंद्रसिंह पुंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, तो यानी कि आर्य समाज की स्थापना कितने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते थे।
अब है लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद के लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राजसुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए के टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही पढ़ना लिखना सीखा था। ठीक है, जो राजसुंदरी देवी थी इनको भी स्कूल नहीं भेजा गया था, लेकिन ये छुप छुप के रात में ही दिए की जो लौ होती है उससे ही चोरी छिपे ये पढ़ना लिखना इन्होंने सीखा था। ठीक है, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षकें रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। अब महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई है। ठीक है, तो यानी कि स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी पंडिता रमाबाई ने। ठीक है, और इसमें उसने स्त्री और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुषों के बारे में जो समाज के द्वारा जो असमानता दी जाती थी उसकी उसमें उन्होंने आलोचना की है। संस्कृत के महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिला को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में जोर लगाना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो महिलाएं थी, देखिए महिलाओं ने अपने लिए खुद ही आवाज़ उठानी शुरू कर दी। महिलाओं ने खुद अपने लिए, ठीक है, उन्होंने किताब लिखनी शुरू करी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल खोले, प्रशिक्षण केंद्र खोले, ठीक है, और साथ में आज़ादी की उसमें भी उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया।
जाति और समाज सुधार। हमने अभी जिन समाज सुधार को जिक्र किया उनमें से कई जाति गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राममोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधार संगठनों के सदस्यों में ने बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधार भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सकें। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों से निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखाने और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए गांव और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गांव में सशरण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट मिलने का एक मौका था। इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। अब बात करते हैं हम समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से ही लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, यानी सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वो की थी घासीदास ने। और कहाँ पे? मध्य भारत में। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जातीय व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु, यानी मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ठीक है, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने इन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं गुलामगिरी। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि जो गुलामगिरी पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ज्योतिराव फूले। ठीक है, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में एक शिक्षा पाई थी। बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी हैं जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे प्राचीन जनता को नीच निम्न जाति वाले मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है।
फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, श्रमिक जातियां और अति शूद्रों, अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। देखिए, जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना भी किसने की थी? ज्योतिराव फूले ने की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो गुलामगिरी पुस्तक, ठीक है, और दूसरा आपका सत्यशोधक समाज। जो दोनों है ये दोनों ही ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो गुलामगिरी पुस्तक है वो किसको समर्पित है? तो वो अमेरिका के लोगों को, ठीक है, समर्पित है, क्योंकि वहाँ से उन्होंने उसको गुलामों से मुक्ति दिलाने के लिए उसमें संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। अब है मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सशरण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि मंदिर प्रवेश आंदोलन अम्बेडकर जी ने कब शुरू किया था? तो ये क्या था? 1927 में। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। हम बात करते हैं गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों, देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध E.V. रामास्वामी नायकर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो यानी कि जो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो स्वाभिमान आंदोलन E.V. रामास्वामी नायकर ने शुरू किया था। और इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम था पेरियार। ठीक है, उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली भाग अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई,
निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी जारी है। देखिए, ये है सुधारों के लिए संगठित होना होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला कि जो ब्रह्मो समाज है, ठीक है, ये ब्रह्मो, देखिए जो राजा राम मोहन का जो ब्रह्म समाज था वो अलग है और ये ब्रह्मो समाज है, ठीक है। ये ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी, ठीक है। और ये दूसरा है कि डेरिजो एवं यंग बंगाल, ठीक है। तो यानी कि यंग बंगाल की में जो स्थापना की थी वो किसने की थी? डेरिजो ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका सीटेट में भी पूछा हुआ है, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो स्वामी विवेकानंद है उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी, ठीक है। देखिए, आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि राम और कृष्ण के अंदर क्या था? अपना स्वयं का विवेक था, ठीक है। तो यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। इसकी धार्मिक बैठकों में भी हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाने लगा, ठीक है। देखिए, ये यहाँ से प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी आत्मा के साथ ही करते हैं ना, आत्मा से करते हैं, तो इसलिए इसको आप कर सकते हो। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। फिर आपका वेद समाज, मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वास अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। फिर आपका अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, ठीक है। यानी कि देखिए, जो ये आपका जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसको किसने खोला था? इन्होंने सैयद अहमद खान के द्वारा इसको खोला गया था, ठीक है। और इसका जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर आपका सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1863 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1889 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके पहले के हम सारे चैप्टर भी हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा बाकी के चैप्टर्स की व्याख्या आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में एक बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि जब आपको वीडियो अपलोड हो तो वो वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।